मैडम जो हमारे हिंदी विभाग की प्राध्यापक भी हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ कि महिमाएँ और अपने विचारों से हम लोगों को लाभान्वित करें। डॉक्टर सुजाता मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मेरा सादर प्रणाम। मंचासीन आदरणीय प्रोफेसर बहादुर सिंह परमार जी को मेरा सादर प्रणाम। आदरणीय दीदी शरद सिंह जी को सादर प्रणाम। समय कम है तो मैं ज़्यादा लंबी भूमिका यहाँ पे नहीं बांधूंगी और मेरा जो आज विषय है जिसमें मैं बोलने वाली हूँ वह है डॉक्टर रांगेय राघव का अनुवाद कर्म। उन्होंने जो अनुवाद कार्य किया है और मैं इस गोष्ठी के आयोजकों को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि मैंने स्वयं रांगेय राघव जी का उपन्यास साहित्य तक पढ़ा था, लेकिन इस गोष्ठी के बहाने प्रोफेसर त्रिपाठी जी के कहने पर मैंने काफ़ी कुछ शोध किया, उसको कुछ बिंदुओं में समेटने का प्रयास किया है और संक्षिप्त रूप में मैं उसको आपके सामने रखने का प्रयास करूंगी। अनुवाद के विशेषज्ञ यहाँ पे संजय नायनवार सर बैठे हैं, तो सर जो भी भूल चूक हो वो बाद में बताइएगा। चलिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के उदय की आधार भूमि निर्मित करने में अनुवादित साहित्य की विशेष भूमिका रही है। भारतेंदु युग से अनुवादित साहित्य की जो समृद्ध परंपरा शुरू हुई वह वर्तमान समय तक आते आते आज स्वयं एक तकनीकी विधा के रूप में स्थापित हो चुकी है। कहना गलत नहीं होगा कि 21वीं सदी अनुवाद की सदी रही होगी या रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के वर्चस्व को जब हम बढ़ता हुआ देखते हैं और विभिन्न देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, ज्ञान विज्ञान में बढ़ते हुए आदान प्रदान को हम देखते हैं तो हमें यह समझ आता है कि आने वाले समय में अनुवाद की भूमिका बढ़ने वाली है। और हमारी जो अभी वर्तमान सरकार है वो भी इसी विषय में बात कर रही है कि हम विभिन्न भाषा के साहित्यों का अनुवाद करें। भारत जैसे बहुभाषी देश में अनुवाद की उपादेयता स्वयं सिद्ध है और मुझे लगता है कि साहित्य में अनुवाद अपने आप में एक ऐसी विधा है जो वसुधैव कुटुंबकम के जो भाव है उसे स्थापित करती है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि जब भी कोई रचनाकार या साहित्यकार किसी दूसरी भाषा में लिखे हुए साहित्य का अनुवाद करता है, अपने पाठकों के लिए उसको प्रस्तुत करता है, तो वह साहित्य की सच्चे अर्थों में सेवा करता है। जब हम डॉक्टर रांगेय राघव जी के जीवन और व्यक्तित्व विकास पर ध्यान देते हैं तो हमें समझ आता है कि उनका जन्म उस काल में हुआ जब भारत में भाषाई मतैक्यता थी। शासन की भाषा अंग्रेजी हो चुकी थी, लेकिन अभी भी कार्य जो क्षेत्र था प्रशासनिक स्तर पर वहाँ पे फारसी भाषा का प्रयोग हो रहा था। और उस काल के जो साहित्यकार थे वो खड़ी बोली को संपर्क भाषा में के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। और डॉक्टर रांगेय राघव जी का संयोग से जन्म जिस परिवार में हुआ, इनकी माताजी तमिल भाषी थी और पिता कन्नड़ भाषी थे और इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। तो यानी जन्म से ही इनमें एक भाषिक विविधता और विभिन्न भाषा को समझने की एक इनमें समझ बचपन से ही एक इनमें विकसित हुई। और शायद इसीलिए हम देखते हैं कि जब ये साहित्य में आते हैं, इन्होंने उपन्यास लिखा, नाटक लिखा, कहानी लिखी, लेकिन उसके बाद इन्होंने अनुवाद साहित्य भी किया। अनुवाद की प्रक्रिया पर यहाँ पे थोड़ा सा मैं विचार करूँगी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी अनुवाद प्रक्रिया के 5 चरण मानते हैं: पाठ पठन, पाठ विश्लेषण, भाषांतरण, समायोजन और मूल कृति से तुलना। इसी प्रकार अलग अलग विद्वानों ने अनुवाद प्रक्रिया के अलग अलग चरण बताए हैं और उन सबको देखते हुए हम कह सकते हैं कि अनुवाद मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: शाब्दिक अनुवाद, भावानुवाद और पर्याय के आधार पर अनुवाद। और जब मैं डॉक्टर रांगेय राघव जी के अनुवाद साहित्य पर दृष्टि डालती हूँ तो मुझे यह समझ आता है कि जब वो शेक्सपियर के नाटकों का अनुवाद कर रहे हैं या किसी अंग्रेजी भाषा के साहित्य का अनुवाद कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रायः पर्याय के आधार पर अनुवाद उनका ज़्यादा दिखाई देता है। लेकिन जब वो संस्कृत साहित्य का अनुवाद कर रहे हैं तो वहाँ पे भावानुवाद ज़्यादा दिखाई देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अनुवाद की और अनुवादक की अपनी सीमाएं होती हैं, सामाजिक सीमाएं और सांस्कृतिक सीमाएं। जब आप एक ही देश के भीतर की किसी भाषा का अनुवाद कर रहे हैं, उसी देश की किसी भाषा में, तो वहाँ पे सांस्कृतिक जो विभेद है वो इतना नहीं आता। इसीलिए जब वो कालिदास के नाटकों का कर रहे हैं तो
तो वहाँ भावानुवाद वो ले रहे हैं, वहाँ पे शाब्दिक रूप से इतनी माथापच्ची उन्हें करनी नहीं पड़ रही। लेकिन जब आप किसी सांस्कृतिक रूप से, जीवन शैली के रूप से बिल्कुल एक अलग देश के साहित्य को अपने देश में ढालते हैं, तो आपको अपने समाज का, अपने पाठक वर्ग का थोड़ा ध्यान वहाँ पे रखना पड़ता है और आप वहाँ से मूल अर्थ पकड़ के उसको अपने मुताबिक ढालते हैं। इसको मैं थोड़ा सा उदाहरण देकर अब यहाँ पे समझाऊंगी। शेक्सपियर का एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है हैमलेट, और हैमलेट अगर आप विशाल भारद्वाज की फिल्में देखेंगे तो आपको उनकी फिल्में शेक्सपियर के नाटकों से प्रभावित दिखाई देंगी, और हैमलेट जैसे कि हैदर फिल्म है वो हैमलेट से प्रभावित है। तो उसका एक गीत ओफेलिया गा रही है, शोक गीत है, मतलब उसके घर में ट्रेजेडी हो गई है, फिर वो नायक के लिए गीत गा रही है। उस गीत को आप देखिए शेक्सपियर ने कैसे लिखा है। टुमारो इज सेंट वैलेंटाइंस डे और इन द मॉर्निंग बी टाइम एंड आई एम अ मेड एट योर विंडो टू बी योर वैलेंटाइन। आई एम अ मेड, यहाँ पे मेड शब्द का इस्तेमाल वर्जिन लेडी के लिए हुआ, कुंवारी कन्या के लिए हुआ है। अब हम इसको रांगे राघव को देखते हैं कि उन्होंने अनुवाद कैसे इसका किया है, और आप समझेंगे खड़ी बोली में अनुवाद किया तो उसमें भारतीय जो भाव है वो कैसे आया है। प्राण कल दिन प्रेमियों का, सेंट वैलेंटाइंस डे यहाँ पर उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। वैलेंटाइन डे बहुत पुराना त्यौहार है, आज का नहीं है। प्राण कल दिन प्रेमियों का, मैं तुम्हारे वातायन तले यूं ही खड़ी रह, प्रतीक्षा अब करूँगी युग युगों तक, हाँ मैं तुम्हारे प्रेम की पागल पुजारिन, ले खड़ी हूँ प्यार अपने आंसुओं का। तो यह भारतीय भाव है जहाँ पे प्रेम का या प्रेम में डूबी स्त्री के प्रति पागल पुजारिन और युग युगों तक, क्योंकि प्रेम हमारे यहाँ एक परमानेंट माना जाता है। अब हम देखते हैं कालिदास का जब वो ऋतु संहार का अनुवाद कर रहे हैं तो उन्होंने किस प्रकार से यहाँ पे भावानुवाद किया है, क्योंकि संस्कृत साहित्य भारत का ही साहित्य है। ऋतु संहार का एक बहुत फेमस पद है वसंत ऋतु के बारे में, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे सुनेंगे। द्रुमा सपुष्पा सलिलम सपद्यम स्त्रिया सकामा पवना सुगंधी, सुखा प्रदोषा दिवसा चरम्या सर्वम प्रिय चारुतरम वसंती। बहुत ही प्रसिद्ध पद है ये वसंत ऋतु का, और इसका जब रांगे राघव अनुवाद करते हैं तो आप देखिए, द्रुम कुसुमय सलिल सर सिजमय हुए सुखपूर्ण यामिनी, पवन गंधित रम्य रे दिन काम रुचिमय युवती कामिनी, वापियों के वारी में मणि मेखला का रूप बरता, इंदु छवि स्त्री को कुसुम दे आम्र तरुओं को पुलकता, दे रहा सबो वसंत नवीन जीवन लालसा कल, प्रिय मधु आया सुकोमल। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमको भाव बदलता हुआ नहीं दिखाई देता, और यह भी स्पष्ट होता है कि इन्होंने शब्दानुवाद नहीं किया है। इसको मैं थोड़ा सा अभी और आपको बताती हूँ कि जब शेक्सपियर की इन्होंने हालांकि 15 पुस्तकों का अनुवाद किया है, जिनमें मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो, सम्राट लियर, जूलियस सीजर, रोमियो एंड जूलियट, जैसा तुम चाहो, एज यू लाइक इट, वेनिस का सौदागर जिसका भारतेंदु ने भी अनुवाद किया है, दुर्लभ बंधु, तूफान, द टेम्पेस्ट, भूल भुलैया, द कॉमेडी ऑफ एरर, परिवर्तन, 12वीं रात, निष्फल प्रेम, तिल का ताड़, मच एडू अबाउट नथिंग, तथा एक सपना, द मिड समर नाइट ड्रीम। हम सभी जानते हैं कि नाटक का प्राण तत्व उसका संवाद होता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये शेक्सपियर के नाटकों का अनुवाद कर रहे हैं तो इन्होंने गद्यानुवाद किया है। तो आपको पता होगा शेक्सपियर के गीत जो नाटक है वो पद्य में है, लेकिन जो गीत है उसको इन्होंने पद्य में ही रखा है, उसे गाने को वैसे ही रहने दिया है। संवाद जो है वो उसको सपाट गद्य बना दिया है। एक गीत मैं यहाँ पे आपको मैकबेथ नाटक का सुनाऊंगी। लेडी मैकबेथ की मृत्यु का एक दृश्य है, उसको आप देखिए। दार्शनिक गीत है। लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शैडो, अ पुअर प्लेयर दैट स्टूड्स एंड फ्रेट्स his hour upon the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. इसका अनुवाद रांगे राघव जब करते हैं तो वो पूरा दर्शन को अडॉप्ट कर लेते हैं भारत के अनुसार, और वो कहते हैं क्या है जीवन, केवल एक चलती हुई छाया, ठीक उसी अभिनेता की तरह जो कुछ क्षणों के लिए
रंगमंच पर आकर हंसता है, रोता है और फिर हमेशा के लिए चला जाता है। प्राणी का जीवन मूर्खों की कही हुई वह कहानी है जिसमें ध्वनि और आवेश है, पर हाय क्या अस्तित्व है उसका। हालांकि हमें कहीं कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि जब अनुवाद उन्होंने किए हैं तो उनमें कहीं कहीं जल्दबाजी भी है, तो कुछ अनुवाद कुछ संवाद हमको प्रभावित नहीं कर पाते। जल्दबाजी क्यों है, ये स्वाभाविक है, उनके पास समय कम था, उन्होंने बहुत कम समय में बहुत काम किया है। और उनके समकालीन जो लेखक थे या उनके परवर्ती लेखक थे, उन्होंने जैसे हरिवंश राय बच्चन हमको दिखते हैं, अमित राय जी दिखते हैं, उन्होंने भी शेक्सपियर के नाटकों का अनुवाद किया है। कहीं कहीं इनका अनुवाद उनसे ऊपर उठ गया है, कहीं कहीं नीचे है। जैसे कि एक लाइन है शेक्सपियर के हैमलेट नाटक की ही एक बड़ी फेमस लाइन है, टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन। इसका अनुवाद जब हरिवंश राय बच्चन कर रहे हैं, उन्होंने कविता के रूप में अनुवाद किया है, तो वो कहते हैं जीना है या मरना है यह तय करना है। अमित राय जी जब इसका अनुवाद करते हैं तो वो कहते हैं रहना है या नहीं रहना है यही सवाल है। यह कैसा अनुवाद है, यह शाब्दिक अनुवाद है, ये पूरा इन्होंने शब्दों का अनुवाद कर दिया। लेकिन रांगे राघव इस लाइन का भावानुवाद करते हैं और वो कहते हैं जीवित रहूं या मृत्यु की गोद में सदा के लिए सो जाऊं, यह प्रश्न बार बार मेरे अंतर को काटता है। तो दिस इज़ द डिफरेंस कि उन्होंने उसको ग्रहण किया और अपने दर्शन के हिसाब से, अपनी संस्कृति के हिसाब से उसको ढालने का प्रयास किया। और इसके अलावा उन्होंने, जैसे मैंने बताया, 15 नाटकों का शेक्सपियर का अनुवाद किया। उसके अलावा उन्होंने विश्व के 45 अलग अलग भाषा के उपन्यासों का सारांश प्रस्तुत किया है। उस उपन्यास का नाम है विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास। एक कहानी संग्रह इन्होंने इस प्रकार से लिया है। और मैं देखती हूँ कि विश्व के अलग अलग भाषा के जो लेखक थे, उनकी किताबें जो अंग्रेजी में अनुवादित थी उसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। जैसे कि होमर का काव्यालोक, महाकवि गेटे का काव्यालोक, यूरिपिडीज का काव्यालोक, और चीन के महाकवि लाओ त्सु जो चीन के दार्शनिक हैं, विचारक हैं, उनकी 81 कहानियों का इन्होंने अनुवाद किया है। और आपको बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने कम समय में कोई व्यक्ति इतना अनुवाद कैसे कर सकता है। इस प्रकार मैं यहाँ पर अपनी बात को समेटने का प्रयास करूँगी। मुझे लगता है इतना पर्याप्त है, इतने बिंदु। और अलग अलग भाषाओं में, यूनानी भाषाओं की कहानियों का भी इन्होंने अनुवाद किया है, रोमन कहानियों का भी अनुवाद किया है। तो मुझे कुल मिला के ऐसा लगता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से अनुवाद की जो परंपरा शुरू हुई थी, छायावाद तक आते आते और छायावाद के बाद उसके भी वह स्थापित होती गई, विकसित होती गई। और रांगे राघव को हमको उसी परंपरा में देखना चाहिए। और समय है कि हम उनके जो कार्य है, उनका जो विशद कार्य है, वृहद कार्य है, उस पर और विचार करें। और उनके जो उन्होंने अपनी जन्मजात प्रतिभा थी, उसका जो उन्होंने साहित्य को जो उन्होंने विकसित किया है, स्थापित किया, उसको हम सही रूप में स्थापित करें, महत्व दें। इसके साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।